फ्रेंड्स बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए मैं चलता हूँ आज क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस लेसन फर्स्ट, जिसका नेम है पावर शेयरिंग, एंड दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस लेसन। स्टूडेंट्स, से पहले मैं एक वीडियो और कर चुका हूँ, अगर आप उसको नहीं देखे हैं जाके पहले उसको देख लें, इसके बाद आपको ये वीडियो की जो टॉपिक्स है उसको समझ में आपको आएगी। ओके, तो टुडे टॉपिक इज अकोमोडेशन इन बेल्जियम and the second topic is why power sharing is desirable. Dear students, as you know that in the previous topics, first video, we have already tells the two story of power sharing. First is in Belgium and second is in Sri Lanka. In the two stories of the different two countries, there are two types of different conditions, but one condition is common, is that power sharing. Power in one country is Belgium have ethnic compositions, and Sri Lanka have also linguistic compositions. Okay, in Sri Lanka we have already seen that कि गवर्नमेंट मेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट इज 1948 मेजोरिटीज़, यानी कि बहुमत की सरकार बनती है। वहाँ पर हर एक पॉलिसी जिनकी मेजॉरिटी होती है उसके फेवर में होता है, जिसको लेकर के माइनॉरिटी के लोग वहाँ पर कन्फ्लिक्ट करते हैं, सरकार से डिमांड करते हैं। फिर भी जब सरकार नहीं मानती है तो सिविल वार होता है, और कंट्री दोनों मतलब पक्ष के लोग काफ़ी संख्या में मतलब किल हो जाते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक की श्रीलंका में जो हुई घटना के अकॉर्डिंग बेल्जियम ने किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास किया, डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज स्पीकिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब एथनिक ग्रुप्स जो भी था, वहाँ पर किस तरह से बेल्जियम में पावर शेयरिंग को हैंडल किया गया ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब वहाँ पर सिविल वार ना हो और सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकें। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं आज टॉपिक में। आइए देखते हैं, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 4 को ओपन कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट स्टोरी लाइन बाय लाइन समझ में आ जाए। ओके, देखते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में किस तरह की साझेदारी की गई कि वहाँ पर इतने सारे एथनिक ग्रुप्स होने के बाद, कई सारे मतलब डाइवर्सिटी होने के बाद भी वहाँ श्रीलंका की नौबत नहीं आई। आखिर हुआ क्या था, देखते हैं। द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। हालांकि श्रीलंका ने जो रूल अपनाया था कंट्री को गवर्न करने का, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट रूल या डिफरेंट तरीके से बेल्जियम को गवर्न करने का प्रयास किया गया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। बेल्जियम के जो गवर्न थे, जो नेता, जो लीडर थे, वे बिल्कुल अपने कंट्री में जो डाइवर्सिटी थी उससे बहुत काफ़ी वाकिफ़ थे, काफ़ी परिचित थे। उन्हें कई संदेश था कि अगर हम भी ऐसा कुछ करते हैं श्रीलंका की तरह, हमारे कंट्री का और स्थिति भयावह होगा। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। इन्होंने 1970 से 1993 के दशक मतलब बीच में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया ताकि वहाँ के लोग डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट कास्ट के हैं, वो एक साथ आसानी से रह सकें और उन्हें रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स कंट्री इज वेरी इनोवेटिव। और इनका अरेंजमेंट जो कुछ अलग था, जो काफ़ी अलग अलग देशों से बिल्कुल ही एक इनोवेटिव तरीके से था, डिफरेंट तरीके से था, जो कल्पनाशील कहते हैं। इनोवेटिव का मतलब होता है जो कि मतलब सोच नहीं सकते कि इस तरह की मतलब अरेंजमेंट भी हो सकती है। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल्स। यहाँ पर कुछ बेल्जियम मॉडल की एग्जाम्पल दी हुई है कि बेल्जियम में किस तरह की पावर शेयरिंग की अरेंजमेंट की गई ताकि डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लैंग्वेजिस्टिक ग्रुप के लोग एक साथ रह सके और उसमें कन्फ्लिक्ट ना हो। देखते हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट कर दिया गया कि डच बोलने वाले हों या फ्रेंच स्पीकिंग वाले मिनिस्टर्स हों, उनकी दोनों की पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल की होगी। उसमें कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जिक्र नहीं किया गया, यानी कि यहाँ पर किसी भी
लैंग्वेज को स्पीक करने वाले मिनिस्टर्स हैं उनकी पावर क्या होगी, इक्वल होगी। ऐसा चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से प्रिस्क्राइब कर दिया ताकि इसको लेकर के बाद में भी कभी किसी को समस्या नहीं होगी। ओके, सम स्पेशल लॉ रिक्वायर टू सपोर्ट द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लैंग्वेस्टिक ग्रुप, और इसमें से कुछ स्पेशल पावर भी दिया गया जो अलग अलग लैंग्वेस्टिक ग्रुप के मेंबर्स थे उनको, ताकि वे अपने लैंग्वेज को प्रमोट कर सके, अपने लैंग्वेज को डेवलप कर सके और उसको मानने वाले फॉलोअर्स को भी डेवलप हो सके। दस नो सिंगल कमिटी कैन मेक डिसीजंस अनलिटरली, इस प्रकार ताकि मतलब कोई भी सिंगल कमिटी जो है किसी प्रकार का डिसीजन लेने न ले पाए। ठीक है, सभी लोग अपने अपने लैंग्वेज का अपने लैंग्वेस्टिक ग्रुप के अकॉर्डिंग जो डिसीजन ले सके। सबसे पहली बात हमने देखा कि बेल्जियम में क्या किया था कि सभी लोगों को, चाहे वो डच स्पीकिंग वाले हो या फिर फ्रेंच वाले हो, सभी लोगों का इक्वल राइट दिया गया, जो कि श्रीलंका में नहीं हुआ था। श्रीलंका में क्या किया था, सिंहला बोलने वाले लोग संख्या ज़्यादा थी, इसलिए गवर्नमेंट जब बनी तो सबसे अधिक सिंहला लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया गया। सिंहला लैंग्वेज में ऑफिस यूज करने वाले या एप्लीकेशन यूज करने वाले का प्रेफरेंस दिया लगा, और अदर तमिल लैंग्वेज का कोई मतलब ज़्यादा वैल्यू नहीं था। बट यहाँ पर देखा गया बेल्जियम मॉडल में सबसे पहले लैंग्वेस्टिक ग्रुप जो था उसको इक्वल पावर देने का प्रयास किया गया। चलते हैं सेकेंड पोजीशन देखते हैं। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ टू रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि देखा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर था उसमें से कुछ पावर लेकर के आपको स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड किया गया। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक बात और है कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं रखा गया था। अलग अलग स्टेट अपने अपने स्टेट के लिए रूल्स बना सकते थे, अलग अलग डेवलपमेंट वर्क कर सकते थे, पॉलिसी चेंज कर सकते थे, लगा सकते थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट वर्क करेगा, ये सबऑर्डिनेट नहीं था। देखा आप लोगों ने। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। आपने देखा कि बेल्जियम में जो ब्रुसेल्स उसकी कैपिटल टाउन्स थी वहाँ पर जो लोगों की पॉपुलेशन जो थी वो डिफरेंट थी। पूरे कंट्री में डच बोलने वाले लोगों की संख्या 1% थी, जबकि आपको श्रीलंका जबकि बेल्जियम में क्या थी, जो ब्रुसेल्स टाउन था वहाँ पर सिंगल अकेले आपको नियर अबाउट मैक्सिमम पॉपुलेशन 80% पॉपुलेशन जो है ब्रुसेल्स में रहा करती थी। ओके, तो इस तरह से जो होने के बाद भी जो ब्रुसेल्स टाउन था वहाँ पर सेपरेट गवर्नमेंट दिया गया था अलग अलग कम्युनिटी के लिए। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government। देखिए यहाँ पर डच और फ्रेंच बोलने वाले की बात करते हैं। जो आपका बेल्जियम था वो पूरे कंट्री में ओवरऑल कंट्री में आपको डच बोलने वाले की संख्या बहुत ही कम था। ठीक है, जबकि ब्रुसेल्स जो टाउन था कैपिटल टाउन वहाँ पर 80% लोग डच बोलते थे। जिस तरह से आपको सेंट्रल लेवल पे डच बोलने वाले की संख्या 1% होने के बाद भी उसको रूल दिया गया, उसको पावर दिया गया, उसी प्रकार अदर लैंग्वेज बोलने वाले भी फ्रेंच स्पीकिंग करने वाले को भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कैपिटल टाउन में मात्र 20% थे, फिर भी उन्हें क्या किया गया, पावर को शेयरिंग किया गया उनके साथ भी और इक्वल की पावर शेयर किया गया। यानी कि यहाँ पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए दोनों लैंग्वेज स्पीकिंग को पावर का प्रोवाइड किया गया, पावर डिवाइड किया गया और एक्सेप्ट भी किया, जो कि सेंट्रल लेवल पे उनकी संख्या कम होने के बावजूद भी उन्हें पावर प्रोवाइड किया गया। उसी प्रकार कैपिटल टाउन में उनकी संख्या मेजॉरिटी होने के बाद भी जो माइनॉरिटी लैंग्वेज वाले थे उन्हें भी पावर दिया गया। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा है, फोर्थ पॉइंट पावर शेयरिंग को लेकर के वहाँ पर क्या हुआ था। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बेल्जियम में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो था ही, एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई थी। देयर इज अ थर्ड काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, दिज कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसे क्या कहा गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। देखिए एक हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पर जो वर्क करता था उसके पास पूरा पावर था, उससे कुछ पावर को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया और वहाँ दोनों गवर्नमेंट से कुछ पावर को लेकर के एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट तैयार की गई, इसे कहा गई कम्युनिटी गवर्नमेंट, सांप्रदायिक या सामुदायिक जो है सरकार। इसका काम क्या था देखते हैं। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज कम्युनिटी, और जिस लैंग्वेज के लोग हुआ करते थे वे अपने अपने लिए अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को इलेक्ट करते थे। नो मैटर वेयर दे लिव,
ये मैटर नहीं था कि आप किस स्टेट में रहते हैं, आप किस एरिया में रहते हैं, आप किसी भी एरिया में हैं, किसी भी स्टेट में हैं, अगर आप उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो आप उस गवर्नमेंट को वोट करेंगे, ऐसा वहाँ पर व्यवस्था किया गया था। डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेदर दे लिव, ये मैटर नहीं था कि डच बोलने वाले हैं तो कहाँ रहते हैं, फ्रेंच बोलने वाले हैं तो किस एरिया में रहते हैं, एंड जर्मन स्पीकिंग है तो किस स्टेट में रहते हैं। आप किसी भी स्टेट में रहिए, आप इस लैंग्वेज को यूज करने वाले हैं तो आपको उस तरफ की गवर्नमेंट को इलेक्ट करना होगा, ऐसा पावर दे दिया गया था। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल्स एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज, और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था उसका पावर था कि उस कल्चर के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन सिस्टम था, जो लैंग्वेज था, या फिर अदर रिलेटेड इशू जो है आपको कम्युनिटी गवर्नमेंट ही रिसॉल्व करेंगी। ओके, यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अभी हमने देखा कि कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस, कई तरह के बाउंडेशंस इस बेल्जियम मॉडल में है, फिर भी इफ़ नीडेड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इंडेड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपुल लिविंग इन बेल्जियम। हालांकि बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये रूल्स था, लेकिन बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार, ये अरेंजमेंट इतने अच्छे ढंग से वर्क किया कि दे हेल्प टू अवॉइड सिविक strife between the two major communities and possible divisions of the country on linguistic lines। यानी कि इतना होने के बाद भी ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ, दो ग्रुपों में, दो लैंग्विस्टिक मतलब एरिया में, कम्युनिटी में कभी भी अवॉइड नहीं, मतलब इसको कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का काम किया। और व्हेन मेनी कंट्री ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज चोजन एज इट्स हेड क्वार्टर्स, और कोई भी यूरोपियन कंट्री जो सामने आया तो क्या किया था, ब्रुसेल्स को ही हेड क्वार्टर के रूप में एक्सेप्ट किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या आपने इस टू स्टोरीज से क्या सीखा, बेल्जियम और श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट था उससे आपने क्या देखा, तो एक जगह देखा गया श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पर पावर शेयरिंग के नाम पे नथिंग था, जिसकी मेजॉरिटी थी उसकी गवर्नमेंट बनी, और गवर्नमेंट जो है रूल में कई बार अमेंडमेंट किया, कई बार रूल पास किया, वो भी किसके फेवर में, तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट के फेवर में, मेजॉरिटी पॉपुलेशन के फेवर में। मैंडेटरी का वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया, मेजॉरिटी को हमेशा अवॉइड करने का प्रयास किया गया, जिसके चलते आपने देखा कि लास्ट में क्या हुआ, वहाँ पर 2 ग्रुप्स में सिविल वार हुआ, जबकि दोनों ग्रुप के हजारों संख्या में लोगों की जाने गई, बहुत लोग क्या किए, घर छोड़ करके रिफ्यूजी हो गए। बट इन द बेल्जियम ऐसा कुछ नहीं हुआ था, देखा गया था कि दोनों कम्युनिटी में, दोनों जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी और जो पावर शेयर कई लेवल पे वहाँ गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट की कि सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और आपको कम्युनिटी लेवल पे कम्युनिटी गवर्नमेंट की, चाहे वो किसी भी एरिया में रहते हों। इस वजह से पावर शेयरिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट था देखने में, समझने में, लेकिन वहाँ जो कन्फ्लिक्ट होने वाले थे उस कन्फ्लिक्ट होने से बचा गया इस अरेंजमेंट को लेकर के। ओके, तो आप इसको डिसाइड कर सकते हैं आप लोग, आएगा भी तो यहाँ पे। वो था डेमोक्रेसी, जबकि दोनों कंट्री क्या थी, डेमोक्रेसी कंट्री थी, डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स को मानती भी थी, येट दे डील्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, फिर भी दोनों ने पावर शेयरिंग को अलग अलग तरीके से अपना लिया। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पॉन्डिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। बेल्जियम में काफ़ी ज़्यादा मतलब डाइवर्सिटी था यूनिटी को लेकर के, कम्युनिटी को लेकर के, फिर भी उन्होंने रियलाइज़ किया अगर कंट्री को एक रखना है, कंट्री में यूनिटी बनाए रखना है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सभी की रिस्पेक्ट को, सभी के फीलिंग्स को समझना होगा और सभी का एक साथ इक्वल डेवलपमेंट करना होगा। ओके, सच आर रियलाइजेशंस रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर्स। Sri show us a constructing examples. It show us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuse to power sharing, जबकि श्रीलंका में देखा गया कि जस्ट इसका अपोजिट वहाँ देखने को मिलता है, वहाँ पर मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनती है और वहाँ वही होता है जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो चाहती है, यानी कि वहाँ मेजॉरिटी की डोमिनेंस था, प्रभुत्व था, और मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग वहाँ रूल्स रेगुलेशन चेंज हुआ करते थे। दोनों में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, वाई पावर इज शेयरिंग डिजरेबल। तो आप तो इसका आंसर आप खुद दे सकते हो कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों पावर शेयरिंग वांछित है। जबकि आपको पता है कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं होने की वजह से ही
वहाँ क्या हुआ, आपको 2 ग्रुप्स में कन्फ्लिक्ट हुआ, सिविल वार हुआ और दोनों पक्ष के लोग काफ़ी ज़्यादा हताहत हुए, जाने भी गई और बहुत से लोग बेघर हो गए। ओके, तो पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हम उसको ये कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस लेसन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके, वाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल ना देखते हैं। दस 2 डिफरेंट सेट ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स आपने श्रीलंका और बेल्जियम के देखा, पावर शेयरिंग के फेवर में था। फर्स्ट, पावर शेयरिंग इज अ गुड बिकॉज इट्स हेल्प रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सबसे पहली बात करेंगे कि पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है कि 2 ग्रुप या 2 से अधिक ग्रुप अगर एक साथ रहते हैं, एक एरिया में रहते हैं, तो अगर उसके बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं करना है या कन्फ्लिक्ट को रोकना है, सबसे पहले क्या जरूरी है, पावर को शेयर करना। सिंपल सी बात, अगर आपके घर में, अगर आपके फैमिली में 10 मेंबर हैं, 5 मेंबर है, 4 मेंबर है, अगर आप सभी को कुछ ना कुछ वैल्यू नहीं देंगे, सबकी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे, सबकी रिक्वायरमेंट को नहीं फुलफिल करेंगे, तो क्या होगा, वो घर काफ़ी दिन चलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होगा, लोग सेपरेट हो जाएंगे और तनाव बढ़ जाएगा। उसी प्रकार एक बड़े पैमाने पर हम कंट्री की बात करें जहाँ पर कई डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्विस्टिक ग्रुप के लोग रहते हैं, वहाँ पावर शेयरिंग अगर नहीं होता है तो कन्फ्लिक्ट होना 100% मतलब अनिवार्य हो जाता है, मतलब 100% हो जाता है। ओके, आप उसको विदाउट पावर शेयरिंग किए रोक नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और हमेशा राजनीतिक अस्थिरता रहता है। कभी किसी गवर्नमेंट वहाँ पर अस्थायी रूप से नहीं रह सकती है, कभी कुछ, कभी माइनॉरिटी, कभी मेजॉरिटी, कभी कुछ को लेकर के हमेशा तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है और वहाँ पर जो राजनीति है या पॉलिटिक्स है वो स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। अगर हम केवल मेजॉरिटी को ध्यान दें, केवल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट को, फीलिंग्स को समझें, तो ये शॉर्ट रन के लिए तो बहुत अट्रैक्टिव है कि हमारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं फेवर कर रहे हैं, बट ये लॉन्ग रन के लिए काफ़ी ज़्यादा दिनों तक कंट्री रन नहीं कर सकता है, कंट्री गवर्न नहीं हो सकता है। और ट्रेनिंग ऑफ द मेजॉरिटी, यानी कि अन्याय हो सकता, कह सकते हैं मेजॉरिटी के प्रति, माइनॉरिटी के प्रति, इन नॉट जस्ट ऑप्रेसिव ऑफ द माइनॉरिटी। अगर आपको मेजॉरिटी को अन्यायपूर्ण करना है तो आप माइनॉरिटी को दबा नहीं सकते हैं, उसको मतलब रोक नहीं सकते उसके अधिकारों को। इट ऑफन ब्रिंग्स रुइन ऑफ द मेजॉरिटी एज वेल। देयर इज सेकेंड डीपर रीजन, ये पहला रीजन था। सेकेंड दूसरा रीजन पढ़ते हैं कि काफ़ी गहरा मतलब प्रभाव देने वाला रीजन है ये। वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर द डेमोक्रेसी। अब यह बात आती है कि क्या पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या नहीं है। तो यहाँ बात करते हैं, द पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि पावर शेयरिंग जो है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। ठीक है, और डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व शेयरिंग पावर्स विद दोज अफेक्टेड बाय द इट्स एक्सेशंस, यानी कि पावर शेयरिंग उन सभी ग्रुपों में करना अनिवार्य है जो उस रूल से, जो उस कंट्री से अफेक्टेड होने वाले हैं, एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट, और जो इसके प्रभाव में रहने वाले लोग हैं उनके साथ पावर शेयरिंग करना जरूरी है। एंड पीपुल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। legitimate government is one whether citizens through participation acquire to stake in the system, यानी कि इस सिस्टम में जो भी रहने वाले लोग हैं, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले लोग हैं, उस एरिया में जो भी आते हैं, उन सभी लोगों को कंसल्ट कर, मतलब पावर जो है, पावर एक कंसल्टेशन में रहना चाहिए या फिर पावर में होना होता है। लेट अस कॉल द फर्स्ट, जो पहला रीजन था वो आपको कह सकते हैं रेजिडेंशियल, यानी कि युक्तिपरक पावर शेयरिंग या टाइप रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, और जो सेकेंड था वो आपको क्या था, मोरल, यानी कि नैतिक रूप से ही पावर को शेयर करना चाहिए। सभी का पावर एक अंदर एक सिस्टम में या एक ऑर्गन्स में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, ये मोरलिटी भी नहीं होता है। वाइल प्रेजेंशियल रीजन्स स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, और पावर शेयरिंग क्या करता है
कि जो आउटपुट डेमोक्रेसी का जो आउटपुट होता है उसको बेटर तरीके से लोगों में प्रोवाइड करने का काम करता है और कंट्री की यूनिटी बनाने में भी हेल्प करती है और ये लॉन्ग रन भी आपको इस्टेब्लिश होता है। मोरल रीजन्स एम्फेसाइज दैट द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल, और जो आपका मोरल रीजन्स है वो पावर शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग इसका नोट्स बनाइए और मुझे लगता है कि मैं एक वीडियो में करूंगा और ये आपका टॉपिक्स समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप इसका नोट्स भी कीजिए और नोट्स हमें पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए ताकि मैं इसको चेक कर सकूं। और लेसन के लास्ट में इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप राइट कर लीजिएगा, उसको सेंड कीजिएगा। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।